हुआ है। सुबह 6:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। गाड़ी में पीछे की सीट पर अकेले बैठे हुए थे और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की तस्वीर, जिनका आज सुबह निधन हो गया, और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं प्रमोद महाजन की तस्वीर। मुंडे और महाजन की राजनीति चला करती थी, सियासत चला करती थी महाराष्ट्र में एक वक्त। और महाजन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दो बड़ी शख्सियतें महाराष्ट्र बीजेपी की और असामयिक निधन, दोनों ही इन शख्सियतों का। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की, जिनका आज सुबह सड़क हादसे में निधन हो गया। और दीपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, मुंडे, जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक वक्त था जब मुंडे और महाजन की जो सियासत है वो सिर चढ़कर बोला करती थी, एक जोर देखा जाता था, और इन दोनों ही शख्सियतों की असामयिक मृत्यु, अकाल मौत। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ही शख्सों की असामयिक मृत्यु और अकाल मौत हुई थी। दरअसल प्रमोद महाजन की बात करें तो किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि उनके खुद के भाई ने उनको गोली मार दी थी। उनके घर के अंदर ही उनको बचाने के लिए अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल ले जाते वक्त भी प्रमोद महाजन ने दो शब्द गोपीनाथ मुंडे ही उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत किसी के साथ किया है। गोपीनाथ मुंडे उनको अस्पताल ले गए और अस्पताल में लंबे समय तक उनकी तीमारदारी की गई, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। उनके भाई जिन्होंने उनको गोली मारी थी, उनका भी कुछ समय बाद असामयिक निधन हो गया और उसके बाद गोपीनाथ मुंडे राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आ गए। उन्होंने राज्य की राजनीति अपनी बेटी पंकजा को सौंप दी और केंद्र की राजनीति में उनकी जो प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन है वो लगातार प्रयास करने लगी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के थ्रू वो बीजेपी की राजनीति के अंदर सक्रिय हो गई। तो दोनों ने अपनी अपनी मुकाम हासिल करने की कोशिश की। पंकजा आज विधायक है, पूनम महाजन आज सांसद है, उन्होंने प्रिया दत्त को हराया है। इन दोनों चीजों को देखा जाए तो परिवार ने पैठ बनाई है, लेकिन परिवार अब जो है वो शीर्ष विहीन हो गया है, या ये कहा जाए कि परिवार के अंदर जो बड़े बूढ़ों का साया है, अब सिर्फ प्रमोद महाजन की एक बूढ़ी मां बची हुई है जो कि परिवार की सबसे बड़ी मुखिया है। लेकिन अब गोपीनाथ मुंडे जो कि परिवार के पालक थे, कर्ता धर्ता थे, पेरेंटल उनका रोल था, सभी फैसले परिवार के वो लिया करते थे, उनको भी भगवान ने छीन लिया है और प्रमोद महाजन को पहले ही भगवान मुंडे और महाजन परिवार से छीन चुके हैं। राकेश जी, हम आपके पास लौटकर आते हैं दीपक जी। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। इससे पहले दुख जताया था, शोक जताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और व्यक्तिगत तौर पर इसे अपना नुकसान बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट: अपने दोस्त और साथी गोपीनाथ मुंडे की मौत से बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। मुंडे का निधन देश और सरकार के लिए बड़ी क्षति है। गोपीनाथ मुंडे जी एक जननेता थे। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले मुंडे ऊंचाइयों तक पहुंचे और बिना थके लोगों की सेवा किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया: अपने दोस्त और साथी गोपीनाथ मुंडे की मौत से बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। और तुगलक लेन पुलिस स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार रखी हुई है। गोपीनाथ मुंडे की आज सुबह हादसा हुआ और बीट जाने के लिए निकले हुए थे, जहां पर उनका सम्मान समारोह था। लेकिन जब लाल कृष्ण आडवाणी के घर वाले रोड पर पहुंचे, उस वक्त एक कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और जिस साइड बैठे हुए थे गोपीनाथ मुंडे, उसी साइड से उस कार ने टक्कर मारी और उसके बाद उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर 50 मिनट तक जद्दोजहद की डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, बहुत बड़ी क्षति ना सिर्फ बीजेपी के लिए, ना सिर्फ सरकार के लिए, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए और साथ ही महाजन परिवार के लिए भी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जिस गाड़ी में सवार थे गोपीनाथ मुंडे, उस गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी पे बाईं तरफ बहुत हल्की सी सिर्फ खरोच आई हुई है, और दूसरी तस्वीर हम आपको दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं उस गाड़ी की जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है। हालांकि देख सकते हैं आपकी बस बाईं तरफ नीचे की तरफ बहुत हल्की सी खरोच ही आई है। इस गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे। मोदी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे। सुबह 8 बजे उनका निधन हुआ है। सुबह 6:30 बजे के आसपास हादसा हुआ और गाड़ी में पीछे अकेले ही बैठे हुए थे गोपीनाथ मुंडे। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया लगातार दिल्ली के एम्स से लाइव मौजूद हैं। दीपक, राष्ट्रीय राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति समझा जाए गोपीनाथ मुंडे का जाना?
देखिए, राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं उससे पहले एक प्रेस रिलीज हमारे हाथ में आई है। वो प्रेस रिलीज एम्स ट्रॉमा सेंटर की है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। श्री गोपीनाथ मुंडे, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड पंचायती राज, was brought to emergency department of JPN Apex Trauma Center, AIIMS, New Delhi at 6:30 AM on 362014 by his personal assistant and driver। यानी उनको 6:30 बजे 3/6/2014 को उनके पर्सनल असिस्टेंट और ड्राइवर के द्वारा लाया गया, यानी आज। श्री गोपीनाथ मुंडे was sitting on the back seat in his car। गोपीनाथ मुंडे अपनी कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे, which was hit by another car vehicle at 6:20 AM, जिसे हिट किया एक दूसरी कार ने लगभग 6:20 पे फ्रॉम द साइट वेयर ही वाज सिटिंग, उस तरफ जिस तरफ वो बैठे हुए थे। ऑन हिज अराइवल एट JPN Apex Trauma Center देयर वाज नो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, नो ब्लड प्रेशर। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो वो सांस भी नहीं ले रहे थे, न उनका ब्लड प्रेशर था, न उनकी पल्स थी। बायलेटरल प्यूपिल्स वर डायलेटेड एंड फिक्स्ड एंड नो कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट, यानी उनके दिल के अंदर या हृदय के अंदर किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं थी। सो इमीडिएटली द CPR कार्डियोप्लुमिनरी रिस्ट्रक्शन was started and continued for the next 50 मिनट, यानी उनके हार्ट को फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई और लगभग 50 मिनट ये काम होता रहा। डिस्पाइट ऑल एग्रेसिव रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, श्री गोपीनाथ मुंडे could not be revived and was declared dead at 7:20 AM on 362014, यानी 7:20 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है कि 7:20 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए राशिद, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था दीपक कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा शून्य? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि आने वाले 4 महीने के अंदर महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहने वाले थे। मुख्यमंत्री पद पर उनकी सबसे बड़ी दावेदारी रहने वाली थी और ये चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाने वाला था। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपने आप में ये एक बहुत बड़ी क्षति होगी और महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति में अपने आप में टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अब की जो राजनीति होगी उसमें गोपीनाथ मुंडे जैसे सीरियस और अनुभवी नेता नहीं होंगे, बल्कि सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप जिसे कहा जाता है, जिसे प्रमोद महाजन के टाइम पे थर्ड रंग ऑफ लीडरशिप कहा जाता था, वो लीडरशिप इस चुनाव को आगे बढ़ाएगी। जहां तक राष्ट्रीय राजनीति की बात है, नरेंद्र मोदी ने अपना एक विश्वस्त सहयोगी खो दिया है। उनको लगता था कि ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम करेंगे गोपीनाथ मुंडे, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि कुछ हलचल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ गोपीनाथ मुंडे के चाहने वाले पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बैठ जाओ। एक मिनट। स्टेट मिनिस्टर पाटिल, पहले हिंदी में। एम्स में क्या हालचाल है, ये दीपक लगातार हमें दिखा रहे हैं। कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से वहां पर तस्वीरें हम, लेकिन स्टेट मिनिस्टर पाटिल, आज सवेरे गोपीनाथराव जी मुंडे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में आडवाणी जी के घर के थोड़ा आगे कार एक्सीडेंट हुआ और वो घायल हो गए। उनका निजी सहायक उनके साथ था। गाड़ी टकराई गई
उसके बाद वो गाड़ी में ही गिर पड़े। उन्होंने उनका जो निजी सहायक था नायर, उनसे पानी मांगा, पानी पिए और हॉस्पिटल में जाने की बात की। हॉस्पिटल में लाया गया, उनका जो निजी सहायक था नायर, उनसे पानी मांगा, पानी पिए और हॉस्पिटल में जाने की बात की। हॉस्पिटल में लाया गया, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब रही। इसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। 12:30 बजे पार्टी कार्यालय में अंतदर्शन के लिए उनको अशोका 11 पे रखा जाएगा। उसके बाद उनका जो गांव है बीड डिस्ट्रिक्ट में परली में ले जाया जाएगा। मुंडे साहब के परिवार से कोई आया है पाटिल साहब? किसका? मेरा नाम? मैं राव साहब पाटिल दानवे, MOS स्टेट मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड सिविल सप्लाई। उनके घर से कोई, मुंडे साहब के घर से कोई आया है? घर से कौन आ रहा है? परिवार के सब उनके नाती आ रहे हैं, उनको सबको पता चल गया। नहीं, वो तो अभी 1-1.5 घंटे में यहाँ तक पहुँचेंगे। सारे परिवार के सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे, 1.5 घंटे तक पहुँचेंगे। और वो मुंबई से निकल गए। परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनके दामाद है, लड़कियां है, उनकी मिसेस है और बाकी सारे रिलेटिव है। चलिए, आप रावसर पाटिल दानवे को आप सुन रहे थे। इससे पहले मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने हमें यह बताया है, जो एम्स की तरफ से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या कहते हैं, उसके मुताबिक 6:30 बजे सुबह एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्सनल असिस्टेंट ट्रॉमा सेंटर लेकर के आए थे। पीछे वाली सीट पर गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे। जिस साइड बैठे थे उसी साइड टक्कर लग गई थी। कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी, यानी दिल की धड़कनें नहीं चल रही थी, सांस बंद थी। तमाम कोशिशों के बाद बचाया नहीं जा सका गोपीनाथ मुंडे को। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शिवसेना नेता सुभाष देसाई फोन लाइन पर। सुभाष देसाई जी, एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर किस तरह याद करेंगे आप गोपीनाथ मुंडे को? जी, गोपीनाथ मुंडे मेरा स्नेह पिछले 25 सालों से, उनका विपक्ष के रूप में, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में मेरा जी संबंध था। उनका काम नजदीक से देखा है। हमारी महाराष्ट्र में बिल्कुल बाजू के पे मैं बैठता, तो यादें व्यक्तिगत रूप से शिवसेना भाजपा की जो पहले की उसके शिल्पकार महाजन कहा थे, लेकिन अभी जो भाजपा है संगठना महायुति, उसके सच्चे शिल्पकार वो मुंडे थे। हमारी कोई भी अगर प्रश्न हो और मुंडे तो मुंडे जी तो चलिए, सुभाष जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। आगे मैं आपसे जुड़ूंगा और आपसे बातचीत मैं करूंगा, लेकिन मैं चलूंगा अपने एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पास। दीपक, गोपीनाथ मुंडे के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकमात्र ऐसे नेता जो वाकई में जमीन से जुड़े रहे हैं। किसान के परिवार में जन्म लिया, पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ABVP या फिर भारतीय जनसंघ या फिर बीजेपी की उनकी तमाम जो राजनीति रही है पूरी तरह जमीन से जुड़ी हुई रही है। कोई संदेह नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति रही है। जमीन से ही जुड़े रहे वो ABP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जनसंघ से जुड़े, RSS से जुड़े, और यही RSS था जो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे को करीब लाया। यही जनसंघ था जिसने गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन की बहन की शादी करवाई। प्रमोद महाजन की बहन और गोपीनाथ मुंडे पति पत्नी हैं, और यहीं से गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के युग की शुरुआत हुई। एक लंबी संघर्ष किया गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन ने महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, और एक उस मुकाम पर पहुंचे जहां से लोग ये कहते थे कि हाँ, ये गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन दोनों जो हैं एक शीर्ष स्तर पर पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। लेकिन प्रमोद महाजन के साथ छोड़ने के बाद गोपीनाथ मुंडे कुछ अकेले भी पड़े,
उनको पूरा राजनीतिक भार अकेले लेना पड़ा। नितिन गडकरी से उनकी उस वक्त पटती नहीं थी, लेकिन बाद में नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो दोनों के संबंध थोड़ा बेहतर हुए, थोड़ा ठीक हुए। तो वाकई हम कह सकते हैं कि एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमेशा चुनाव लड़ा, जिन्होंने विधान परिषद और राज्यसभा की राजनीति नहीं की, हमेशा चुनाव जीतते रहे और जो चुनाव लड़ा वो जीता। तो कहा जा सकता है वो एक जमीनी स्तर के नेता थे और जमीनी स्तर के नेता अंत तक बने रहे। जी दीपक, आप रहिए हमारे साथ में। राम नाईक, नेता बीजेपी, हमारे साथ में मौजूद हैं। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस के 1999-2004 के बीच में। राम नाईक जी, आज की तारीख में महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे के बिना बीजेपी की राजनीति, क्या उसकी कल्पना की जा सकती है? महाराष्ट्र के राजनीति का तूफान का एक पर्व आज गोपीनाथ मुंडे जी के दुखद निधन के कारण समाप्त हुआ है। गोपीनाथ मुंडे जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा संघर्ष से ग्राम पंचायत का सदस्य को लेकर अब केंद्रीय मंत्री तक हर जगह पर अपने गुण विशेष के आधार पर वह आगे बढ़ते गए। महाराष्ट्र के राजनीति का यदि हम विचार करते हैं तो मैं जब विधानसभा में था तो गोपीनाथ मुंडे जी पहले दफे विधानसभा में जब चुनकर आए थे, वो हमेशा मजाक में कहते थे राम नाईक और राम काप से आगे बैठते हैं और उनको देखकर हम काम करते रहते हैं। एक प्रेम, स्नेह, इस प्रकार का हमारा स्नेही गुजर गया है। और महाराष्ट्र के राजनीति में तो प्रमोद महाजन के दुखद निधन के बाद ये दूसरा धक्का है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस ओर अब करवट ले रही है, विधानसभा के चुनाव में 3-4 महीने में वो आएंगे और हमने जिस प्रकार से देश में विजय प्राप्त की उसी प्रकार का विजय महाराष्ट्र में प्राप्त करने की दृष्टि से सब कार्यकर्ता काम में लगे हैं। अब वही काम पहले ही अधिक ताकत से करना, यह मुझे लगता है कि गोपीनाथ जी को असली श्रद्धांजलि होगी। उनके परिवार को जो दुख हुआ है, जैसा मैंने कहा कि प्रमोद महाजन जी के बाद केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं तो उनके परिवार को तो ये दुख का पहाड़ गिर गया है और उसमें ये संभालना उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल ऐसा काम है। ये संभालने की ताकत परमेश्वर उनको दे और भारतीय जनता पार्टी नहीं, महायुति नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह के और केवल महाराष्ट्र के नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को भी एक आदर्श नेता हम में से निकल गया है। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी राम नाईक जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। कहता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब आरएसएस से जुड़े गोपीनाथ मुंडे तो फिर उन्होंने एक व्रत लिया कि मैं देश सेवा करूंगा। उसके बाद संघवादी होने के बाद सारा जीवन सादगी से रहे, गरीबों की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित किया है। उपेंद्र कुशवाहा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, एक विश्वास सहयोगी के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर सरकार के लिए कितना बड़ा नुकसान, देश के लिए कितना बड़ा नुकसान, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, बीजेपी की राजनीति के लिए कितना बड़ा नुकसान? देखिए, इतना बड़ा नुकसान है पूरे देश के लिए जिसकी भरपाई तुरंत संभव नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति हो, एनडीए की राजनीति, पूरे देश की राजनीति हो, आम लोगों की राजनीति हो, सबका बहुत बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत रूप से मेरे तो अभिभावक थे, न सिर्फ एक राज्य मंत्री के रूप में काम करते हुए 2-4 दिनों का मेरा अनुभव, बल्कि उसके पहले का जो भी उनसे मेरा संबंध था, मेरे अभिभावक थे, हमेशा उनसे स्नेह प्यार मुझको मिलता रहता था। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है। इस घटना पे मैं काफी मेरा मन दुखी है। उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो संकट आया है, अचानक इस संकट की घड़ी में ईश्वर उनको दुख सहने की ताकत दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। जी, एक बार फिर से चलेंगे। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया एम्स से लाइव मौजूद है। दीपक,
गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की विधानसभा में 1980 से 2009 तक विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने दीपक के साथ सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं। सीधे हम एम्स चलते हैं, उसके बाद अपना अगला सवाल हम करेंगे। सुनते हैं सुधांशु को। नेता थे और वो महाराष्ट्र में एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से उठकर ऊपर उठे। And we are bereaved and we hope that the family should get its strength. भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है, भारत की राजनीति के लिए भी एक भारी क्षति है। इस शोक के अवसर पर हम उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। वो संभवतः यहाँ पहुंच गए हैं। उनका परिवार निकल चुका है वहां से? उनका परिवार वहां से चल चुका है। अभी कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पे लैंड करने जा रहे हैं। उनका परिवार यहाँ आएगा और उनके पार्थिव शरीर को भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में रखा जाएगा। उसके बाद फिर उनको उनके पैतृक स्थान महाराष्ट्र में ले जाया जाएगा। गाड़ी कौन सी थी, क्या पता आप लोग? गाड़ी की नहीं, इस विषय की मुझे कोई अभी टेक्निकल जानकारियां नहीं है। इंडिका SX4 थी। चलिए एक बार फिर से हम दीपक के पास में चलते हैं। दीपक, शुरुआत में थोड़ी सी आवाज खराब सी आ रही थी टेक्निकल स्नैग की वजह से। सुधांशु को हम शुरुआती तौर पर सुन नहीं पाए। पूरी बात बताइए, सुधांशु से आपकी क्या बात हुई? कि गोपीनाथ मुंडे पार्टी के एक बेहद ही निष्ठावान कार्यकर्ता थे। वो बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक उठे थे। अपने संघर्ष के बल पे एक छोटे से कार्यकर्ता से उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक का ओहदा पाया था और इस अपूर्णीय क्षति जो बीजेपी को हुई है उससे बीजेपी बेहद ही शोक संतप्त है। यही बात सुधांशु त्रिवेदी ने कही। उनसे पूछा गया कि उनका परिवार कब तक आएगा, तो उनका कहना था कि उनका परिवार थोड़ी ही देर में पालम एयरपोर्ट पर उतरने वाला है, जिसके बाद उसे सीधे या तो बीजेपी दफ्तर ले जाया जाएगा या फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर आया जाएगा। राशिद जी, दीपक आपसे थोड़ी देर पहले मेरा यही सवाल था कि मुंडे महाराष्ट्र की विधानसभा में 1980 से 2009 तक विधायक रहे। उस दौरान महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री का कार्यभार सरकार में रहते हुए उन्होंने देखा महाराष्ट्र से फिर उन्हें केंद्रीय आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। उनमें क्या कुछ प्रतिभा थी, राजनीतिक प्रतिभा उनमें क्या थी कि जिसे देख करके उन्हें महाराष्ट्र से फिर दिल्ली बुलाया गया? एक बार बताइएगा उनके करियर के बारे में। देखिए, तीन चीजें थी। एक तो ये कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, दूसरा उनका राजनीतिक कौशल अच्छा था, तीसरा उनका राजनीतिक प्रबंधन बहुत अच्छा था। और इसके साथ हम उनके गुणों की बात करें तो वो सभी कार्यकर्ताओं राव साहब हमारे साथ मौजूद है, केंद्रीय राज्य मंत्री है। राव साहब, गोपीनाथ मुंडे जी में क्या ऐसी खास बात थी कि पहले वो 2009 तक विधायक रहे 1980 से, फिर उसके बाद उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली लाने के बाद उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, विपक्ष में उपनेता बनाया गया, फिर अब केंद्रीय मंत्री बनाया गया? ऐसा है, गोपीनाथ मुंडे ये ग्रास रूट तक जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी आज है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो अपोजिशन पार्टी के लीडर रहे, डिप्टी सीएम रहे और उन्होंने पार्टी बहुत बढ़ाई महाराष्ट्र में। इसलिए उनको अभी केंद्र में उपनेता के रूप में जिम्मेदारी लोकसभा की दी गई थी। उसके बाद अभी चुनाव जीते और वो ग्रामीण विकास मंत्री भी बन गए थे। कार्यकर्ताओं को एक करके उनको काम को लगाना ये उनकी बहुत खासियत थी। मैं बचपने से उनके साथ हूं, हम दोनों एक ही रीजन से आते हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। आप जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया है, कोई खास बात जो राजनीतिक प्रबंधन की जो आपको याद आती हो? मैं बहुत सारी बातें बोलने के लिए मेरे पास है, लेकिन राजकारण में उन्होंने जो उनका जो हथकंडा था, किसी के पास अगर वो गए तो उसके बारे में उनके बारे में कोई गलत नहीं बोलता था। राजकारण करने की उनकी अपनी एक स्टाइल थी और वही कारण वो जीतते थे और भाजपा को भी जिताते थे। रात भर आप मुंडे जी के साथ थे किसी कार्य के चलते, क्या क्या बातचीत हुई थी मुंडे जी? रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास सभी मंत्रियों की मीटिंग थी। रात को 10 बजे तक मैं उनके साथ था। मैंने उनको कहा था कि मैं सवेरे 8:30 बजे आता हूं। उन्होंने कहा कि आना नहीं, क्योंकि मैं कल सवेरे बंबई जा रहा हूं। और वो सवेरे बंबई जाने के लिए निकले। कार की भिड़त नहीं हुई, आपस में कार एक दूसरे को घस गई, उनको चोट आई, वो गाड़ी में ही गिर गए।
नायर उनका जो पीए था वो उनको पानी मंगा, पानी पिए और हॉस्पिटल में जाने की बात कही। अब महाराष्ट्र की राजनीति में कैसा परिवर्तन देख रहे हैं जब मुंडे जी? देखेंगे अब क्या होगा, लेकिन आज तो हम बहुत दुखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। तो पाटिल साहब हमें बता रहे थे कि किस तरीके से बीती रात में वो किस तरीके से गोपीनाथ मुंडे के साथ थे और किस तरह से गोपीनाथ मुंडे से एक लंबा जुड़ाव उनका रहा था, किस तरह से लगातार सालों संघर्ष किया उन्होंने जनसंघ और बीजेपी शिवसेना युति के साथ, और किस तरह से वो आगे बढ़ते रहे एक के बाद एक। गोपीनाथ मुंडे से एक लंबा जुड़ाव उनका रहा था, किस तरह से लगातार सालों संघर्ष किया उन्होंने जनसंघ और बीजेपी शिवसेना युति के साथ, और किस तरह से वो आगे बढ़ते रहे एक के बाद एक। और उन्होंने बताया कि क्या क्या खूबियां थी गोपीनाथ मुंडे की जो उनको एक आम कार्यकर्ता से एक बड़ा नेता बनाती थी। राशिद? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा नेता बनाती थी, क्योंकि पहली बार मराठवाड़ा के बीट से लोकसभा सांसद बनने के फौरन बाद ही उन्हें लोकसभा में बीजेपी का उपनेता का पद प्रदान कर दिया गया था। इससे समझ में आता है कि क्या कुछ उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा रही थी, क्या कुछ उनकी राजनीतिक प्रतिभा रही थी। दीपक, एक बार लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, आप भी चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। राजेश मेरे सहयोगी मुंबई के वर्ली से मेरे साथ में मौजूद हैं। गोपीनाथ मुंडे के घर से राजेश लाइव हैं। राजेश, समझना ये चाहूंगा, गोपीनाथ मुंडे के घर पर अभी कौन कौन है, शोक संतप्त परिवार में क्या कुछ चल रहा है, उनसे मिलने के लिए कौन कौन आया हुआ है, पंकजा मिलने के लिए कौन कौन पहुंचा, और पंकजा मुंडे जो उनकी बेटी है वो अभी कहाँ है? राजेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, राजेश से मेरा संपर्क टूट गया है। राजेश के पास हम दोबारा चलेंगे। अब एक वक्त कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में दीपक कि महाराष्ट्र बीजेपी में मुंडे महाजन की तूती बोला करती थी। मुंडे का आदेश जो है वो आखिरी समझा जाता था, और इसमें भी कहा यह जाता है जब महाराष्ट्र की जो माधव राजनीति हुआ करती थी, यानी माली, धनगर और वंजारी समाज वाली जो राजनीति हुआ करती थी, उसकी बुनियाद रखने वाले गोपीनाथ मुंडे थे। क्या उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को भी एक नई दिशा दी थी, एक नया पैराडाइम शिफ्ट दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी की राजनीति वहां पर फली फूली? निसंदेह एक पैराडाइम शिफ्ट दिया था, वरना कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो ट्रेड यूनियन वाली राजनीति थी वो महाराष्ट्र की ट्रेडमार्क राजनीति थी। उसी में महाराष्ट्र की राजनीति चलती रही थी, और उसी में शिवसेना का इनरोड बनाना, उसी में बीजेपी और जनसंघ का इनरोड बनाना, ये एक बड़ा काम था जो किया था। भले से आरएसएस का जो मुख्यालय है वो नागपुर में हो, लेकिन इसके बावजूद भी आरएसएस सिर्फ इस बार को छोड़कर और एक बार और को छोड़कर कभी नागपुर से लोकसभा की सीट नहीं जीती थी। ये बताता था कि आरएसएस की प्रेजेंस भले से ही महाराष्ट्र के अंदर हो, लेकिन इसके बावजूद भी आरएसएस का उन इलाकों से जीतना कितना मुश्किल था। तो ऐसे इलाकों में काम करके आरएसएस की पैठ बनाना, बीजेपी और जनसंघ के पक्ष में माहौल बनाना, वहां पर चुनाव जीतने लायक हालात पैदा करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, जातियों को जोड़ना, जो ये एक बड़ा काम था। और इसके लिए स्ट्रैटेजी प्रमोद महाजन बनाते थे, और उसको जमीन पर इम्प्लीमेंट करने का काम अगर कोई करता था तो वो गोपीनाथ मुंडे करते थे, और इसीलिए इसे मुंडे और महाजन की जोड़ी कहा जाता था, जो कि गलत नहीं था। जी दीपक, अब रहिए, एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूं, जो तस्वीरें ताजा नजर आ रही हैं किस तरह से, चूंकि दो परिवार ऐसे हैं महाराष्ट्र की राजनीति, या यूं कहें कि राष्ट्रीय राजनीति में दो परिवार ऐसे हैं, एक महाजन परिवार और दूसरे मुंडे फैमिली। इन दोनों ने ही लगभग कह सकते हैं हम कि 8 से 9 साल में, यानी एक दशक के अंदर बड़े झटके देखे हैं इन दोनों परिवारों ने, और ऐसे झटके देखे हैं जिस वजह से इनकी बुनियाद हिल गई। प्रमोद महाजन का जाना लगभग कह सकते हैं कि हम 9 साल पहले प्रमोद महाजन का गुजरना, और उसके बाद फिर गोपीनाथ मुंडे का गुजरना। आप देख सकते हैं प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन किस तरह से गोपीनाथ मुंडे की जो फैमिली है उन्हें ढांढस बंधाते हुए, उन्हें हौसला बंधाते हुए, उन्हें यह समझाते हुए कि हाँ, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ है, हम सब आपके साथ में हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को सुन लेते हैं एक बार। एक ऐसा मास लीडर, एक ऐसा लोकप्रिय जन नेता, लोगों के दुख सुख में हर समय साथ खड़े रहने वाला, एक ऐसा गोपीनाथ मुंडे जी के रूप में एक ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर से उनको, उनके परिवार को और उनके दोस्तों को और पूरे देश को ये बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, अंतिम दर्शन और बाकी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 12 बजे उनका शव
दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। उनके पैतृक महाराष्ट्र में उनके पैतृक स्थान पर जाएगा। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि देश ने एक बड़ा मास लीडर खोया। एक बार फिर से हम दीपक के पास में चलेंगे। दीपक, आप बता रहे थे, और दीपक एक बात और भी समझाइएगा। कहते हैं कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है अमलगम, यानी कि गठबंधन के लिए, बीजेपी शिवसेना गठबंधन के लिए एक अमलगम के तौर पर मौजूद थे गोपीनाथ मुंडे। और गोपीनाथ मुंडे के बारे में यह कहा जाता है कि गठबंधन वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के तौर पर अंडरवर्ल्ड के खात्मे पर बड़ा जोर दिया था, और मुंबई पुलिस ने उन्हीं के कार्यकाल में कई सारे अंडरवर्ल्ड के गुर्गों के एनकाउंटर किए थे। क्या यह समझा जाए कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे, व्यक्तिगत तौर पर बहुत सॉफ्ट भले ही रहे हों, लेकिन जब एक स्टेट्समैन के तौर पर आता था तो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेता के तौर पर भी उन्होंने अपने आप को। दीपक, आते हैं आपके पास में। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कुछ बोल रहे हैं। जी का इस तरह से हादसे में निधन होना बहुत ही हमें शॉकिंग है, और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते, लेकिन अभी भी मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वो हमें नहीं है। और अभी कार्यालय में 12:30 बजे उनको लाया। सर, मराठीत सांगा मला। मुंडे साहेबांचं निधन अशा इतक्या अपघाताने होईल हे कधी विश्वासच अजून वाटत नाही। एनसीपी नेता नवाब मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, एक अपने विपक्षी नेता के तौर पर जिसने हमेशा एक स्वस्थ राजनीति की है, गोपीनाथ मुंडे को कैसे याद करेंगे आप? बहुत दुखद समाचार है। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस तरह से भी हो सकता है। मुंडे साहब एक लड़ाकू नेता थे। हमारा संबंध, मेरा विशेषकर उनसे संबंध, जब वो मुख्यमंत्री थे, विरोधी बाकी पर बैठ के भी हमने उनसे काम साथ में किया, विरोधी पक्ष नेता के रूप में भी उन्हें देखा। एक जनता से जुड़ा हुआ नेता, और जो एक लड़ाकू तेवर का नेता था, और वो हमारे बीच में नहीं। बहुत दुखद बात है। ऐसी दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ में हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये दुख सहन करने की उनके परिवार और उनके लोगों को शक्ति। नवाब मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। दीपक के पास में चलते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक भी, दीपक आपने सुना कि बहुत पॉजिटिवली गोपीनाथ मुंडे को याद कर रहे थे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक जमाना ऐसा रहा है जब शरद पवार को राजनीति में, विधानसभा के अंदर नाको चने चबवाए हैं गोपीनाथ मुंडे ने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मौका कई बार आया है, क्योंकि शरद पवार और गोपीनाथ मुंडे एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे, और विधानसभा हो या फिर विधान परिषद, दोनों में गोपीनाथ मुंडे ने नाको चने चबवाए हैं एनसीपी के नेताओं को, एनसीपी को, और जो उस वक्त की कांग्रेस हुआ करती थी, क्योंकि एनसीपी बनने से पहले कांग्रेस के नेता थे शरद पवार, मुख्यमंत्री भी रहे वो कांग्रेस के नेता के तौर पर। और ऐसे कई मौके आए जब गोपीनाथ मुंडे ने नेता के तौर पर, बीजेपी के नेता के तौर पर कई ऐसे मुद्दे उठाए जिससे शरद पवार को असहमति हुई। शरद पवार उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे और शरद पवार को कॉर्नर होना पड़ा। लेकिन आज का दिन ऐसा है, आज का दिन दुख भरा है। आज के दिन में कोई किसी की आलोचना शायद ही करना पसंद करे, इसीलिए नवाब मलिक कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है। और भरोसा वाकई हमको भी नहीं हो रहा है, हमारे लाखों सुनने वालों को भी नहीं हो रहा है कि कल जो आदमी स्वस्थ हष्ट पुष्ट कैबिनेट की बैठक में 3 घंटे तक बैठा था, प्रधानमंत्री से उसकी लंबी मुलाकात हुई थी, और उसके साथ साथ ब्रीफिंग उन्होंने ली थी प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री ने 100 दिन के वादों की जो फहरिस्त समाई थी उसको वो प्रिपेयर करने में लगे थे। इस बीच वो हट जाएंगे हम लोगों से, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी। इस बीच वो हमारे बीच से चले जाएंगे, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जिस एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में जो भी आ रहा है वो बेहद गमगीन है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या फिर गोपीनाथ मुंडे से जुड़े हुए लोग। चार्टर्ड प्लेन से गोपीनाथ मुंडे का परिवार दिल्ली कब तक पहुंच जाएगा दीपक? उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 घंटे के अंदर गोपीनाथ मुंडे का परिवार यहां पर पहुंच जाए। इस बीच पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 3 डॉक्टर्स का एक पैनल बना लिया गया है, और 3 डॉक्टर्स का ये पैनल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा करेगा, क्योंकि एक मेडिकल लीगल केस है, एक्सीडेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए मेडिकल लीगल केस होने के चलते पोस्टमार्टम करना जरूरी है। और उसके बाद उनके शव को दर्शनार्थ
बीजेपी के दफ्तर में लगभग 12 बजे से रखा जाएगा और 12 बजे से रखने के बाद उनके शव को, उनके पार्थिव शरीर को यहां से ले जाया जाएगा उनके गृह जिले पे, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एम्स में अभी किन किन बड़े राजनेताओं का आना जाना है? एम्स में नितिन गडकरी आ चुके हैं, एम्स में बीजेपी के अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं। दरअसल ये जितने भी नेता हैं ये दूसरे गेट से आ रहे हैं, तो हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन जिसको हमने देखा उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु मित्तल और इस तरह के कई नेता शामिल हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो दूसरे गेट से भी एम्स में पहुंच रहे हैं। राजनीति पर जब हम आते हैं, एक मजबूत जनाधार वाले नेता गोपीनाथ मुंडे, और साथ ही साथ एक बात और कही जाती है, शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बरकरार रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के बाद गोपीनाथ मुंडे के बारे में कहा जाता है कि वो एक आखिरी कड़ी थे, क्योंकि बीजेपी के साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे के जमाने में बाला साहब ठाकरे भी उन्हें बड़ा काफी ज्यादा माना करते थे, और इस कड़ी के तौर पर कितना महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है? नहीं कहा जा सकता कि वो एक अंतिम नेता है, क्योंकि गठबंधन है, चलता रहेगा, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। प्रमोद महाजन के बाद भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन चलता रहा था और चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। दीपक, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। दीपक, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। मुकेश कुमार मीणा ज्वाइंट सीपी इस वक्त हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सामने रेड लाइट जंप की गई है, इस तरह की बात सामने आ रही है विटनेसेस के थ्रू। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लीगल प्रोसेस जारी है। कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में जिस तरह से होगी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। सर, ड्राइवर अकेला था, गाड़ी में साथ ही लोग हैं। अभी हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, किस तरह था, किस तरह सिक्योरिटी इवेंट्स था। अभी बहुत जल्दीबाजी है कि हम कोई स्टेटमेंट इस तरह से दें। इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे क्या हुआ। चलिए सीधे एक बार बीजेपी मुख्यालय चलते हैं। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद है, एम्स से मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मेरे साथ में है। राकेश कुमार सिंह के पास में चलेंगे। राकेश कुमार सिंह, बीजेपी मुख्यालय में गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर कितने बजे तक लाया जाएगा? देखिए राशिद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर करीब 12 बजे बीजेपी के मुख्यालय में रखा जाएगा, और जैसे ही ये खबर यहाँ पर पहुंची कि उनकी मौत हो गई है, पूरा जो यहाँ शोक की लहर बीजेपी ऑफिस में दौड़ गई है। और जेपी नड्डा, अब से कुछ देर पहले उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने जब हमने पूछा कि आखिरकार कोई संस्मरण जो कि आपको याद हो क्योंकि गोपीनाथ मुंडे के साथ, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी हमारे पास शब्द नहीं है। वो एक कदावर नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और उनकी मौत से बीजेपी को भारी क्षति हुई है। राशिद, चलिए ठीक है राकेश, दोबारा लौट करके मैं आपके पास में आता हूं। राजेश के पास में हम चलते हैं। मुंबई के वली से राजेश मेरे साथ में है। गोपीनाथ मुंडे का घर मुंबई के वली में ही है, वहीं पर मौजूद है लाइव राजेश। गोपीनाथ मुंडे के घर पे क्या चल रहा है? किन किन लोगों का आना जाना लगा हुआ है? कौन कौन अंदर घर में है? उनकी बेटी पंकजा मुंडे अभी है या नहीं घर के अंदर? देखिए, जैसे यहाँ पे खबर आई थी गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट की, दुर्घटना की, उसी वक्त गोपीनाथ मुंडे की पत्नी और उनकी 2 बेटियां जो है पंकजा मुंडे और उनकी दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे, वो यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ निकली थी। लेकिन जो एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उन्हें पता चला कि गोपीनाथ मुंडे का निधन हो चुका है। पत्नी गोपीनाथ मुंडे की वापस लौट आई है यहाँ पे, जबकि जो दोनों बेटियां हैं वो दिल्ली के लिए चली गई हैं। पत्नी जब यहाँ पे पहुंची तो उन्हें लेने के लिए नीचे पूनम महाजन और राहुल महाजन वो दोनों मौजूद थे। काफी शोकाकुल माहौल था यहाँ पे, काफी शोक भरा माहौल था। जो पत्नी थी गोपीनाथ मुंडे की, वो काफी बुरी अवस्था में थी, काफी जोर जोर से रो रही थी, और पूनम महाजन और राहुल महाजन ने उन्हें अपने गले से लगाया और ऊपर उनके घर में जो है पूर्णा बिल्डिंग जहां पे वो 11वें माले पे रहती हैं, वहां पे लेके जाया गया उन्हें। फिलहाल जो समर्थक हैं गोपीनाथ मुंडे और उनके करीबी रिश्तेदार, उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अभी एक एमएलए जो गोपीनाथ मुंडे के काफी करीबी माने जाते हैं, प्रकाश सेन के, वो यहां पहुंचे थे और उन्होंने मांग की कि इतने सवेरे दिल्ली में इस तरीके के एक्सीडेंट होने के बाद वो मांग करते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें संदेह नजर आता है कि इस तरीके का एक्सीडेंट एक मंत्री का दिल्ली की सड़क पर हो जाए, उनको पचती नहीं है यह बात। यही वजह है कि वो इसमें जांच की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो समर्थक और जो लोग चाहने वाले हैं गोपीनाथ मुंडे को, वो आना शुरू हो गए हैं। जी राशिद, क्या पूनम महाजन और राहुल महाजन अब भी घर के अंदर हैं?
जी, पूनम महाजन, राहुल महाजन दोनों घर के अंदर हैं और गोपीनाथ मुंडे की पत्नी और उनकी एक तीसरी बेटी जो है वो मौजूद है। बताया जा रहा है कि हो सकता है वो यहां से चार्टर्ड फ्लाइट लेके दिल्ली जाएं और दिल्ली से फिर लातूर जाएं और उसके बाद परली जो बीड जिले में गोपीनाथ मुंडे का गांव है वहां पे जाओ और वहां पे उनका अंतिम संस्कार हो। फिलहाल लेकिन घर में ही मौजूद है पूनम महाजन, राहुल महाजन, गोपीनाथ मुंडे और उनकी गोपीनाथ मुंडे की पत्नी और उनकी छोटी बेटी जो है। जी राशिद। जी, चलिए आप रहिए हमारे साथ में। राजेश, आपके बाद दोबारा लौट करके आऊंगा। संजय निरुपम, कांग्रेस के नेता हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। संजय निरुपम, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिन तक देखा है खुद गोपीनाथ मुंडे को। महाराष्ट्र की राजनीति में ही गोपीनाथ मुंडे से जुड़ी यादें आपसे नहीं समझना चाहूंगा संजय निरुपम जी, बल्कि साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से याद करेंगे आप गोपीनाथ मुंडे को, कुछ और आपकी यादें? देखिए, सबसे पहले गोपीनाथ जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत बुरी खबर है महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए। किस तरह से याद करेंगे आप गोपीनाथ मुंडे को, कुछ और आपकी यादें? देखिए, सबसे पहले गोपीनाथ जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत बुरी खबर है महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए। ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती इस तरह की बातें। गोपीनाथ जी व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत ही सरल, सहज और मिलनसार किस्म के व्यक्ति थे। बाकी नेताओं की तरह बहुत कुटिलता उनके अंदर नहीं थी। लोकप्रियता जबरदस्त थी। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गोपीनाथ जी बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। ये नुकसान सिर्फ बीजेपी का नहीं है, महाराष्ट्र का नुकसान है। और जिस प्रकार से ओबीसी समाज की जो राजनीति होती है, उस राजनीति के जो चमकते हुए सितारे पूरे देश में दिखते हैं, उनमें से एक गोपीनाथ जी थे। और गोपीनाथ जी का जाना निश्चित व्यक्तिगत तौर पर हमको दुख पहुंचाता है। हमको अच्छा नहीं लगता है सब सुन करके, इसलिए कि गोपीनाथ जी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुद्दों के ऊपर बहुत काम करते थे। पार्लियामेंट में भी अक्सर जिन विषयों के ऊपर बोलते थे उसमें महाराष्ट्र जरूर लेके आते थे। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, सिंचाई का क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में। तो एक अच्छा नेता, एक लोकप्रिय नेता अचानक हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ा धक्का देने वाला और दुख देने वाला और सदमा पहुंचाने वाला एक समाचार ये है। और सुबह सुबह जब खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने बहुत आसानी से लिया क्योंकि इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं। उसके आधे घंटे बाद खबर आती है कि इज नो मोर, वो नहीं रहे, तो अचानक झटका लगता है कि नहीं, ये गलत हुआ है। वैसे गोपीनाथ जी की आत्मा को मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ताकत मिले। और भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई कोई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की भी एक को ताकत मिले, वो सब वो लोग सारे नेता मिलकर के संभाले पार्टी को, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूं और उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं गोपीनाथ जी को। बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी, इंडिया न्यूज से आपका बात करने के लिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर अभी अभी जो दर्शक हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन आज सुबह हो गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है। आईजीआई एयरपोर्ट के लिए निकले हुए थे गोपीनाथ मुंडे आज सुबह ही। मोती बाग में जहां पर यह हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उसके बाद हादसे की तस्वीर है और हादसे के बाद चौक से निशान बनाया गया। ये 5 तस्वीरें देखिए आप। इसी कार में सवार थे गोपीनाथ मुंडे। बाईं तरफ हल्की सी खरोच लगी है और जिस इंडिका कार ने टक्कर मारी है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ है, एम्स ट्रॉमा सेंटर में निधन हुआ है। सदमे में परिवार है। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए राहुल महाजन और पूनम महाजन पहुंचे हुए थे मुंबई के वर्ली गोपीनाथ मुंडे के घर पर। प्रमोद महाजन के चूंकि बहनोई थे गोपीनाथ मुंडे, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता के तौर पर उनका कार्यकाल याद किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर भी। और एक वक्त था जब महाराष्ट्र बीजेपी में मुंडे महाजन की तूती बोला करती थी। मुंडे का आदेश आखिरी समझा जाता था। 1978 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए। इसके बाद बीड जिला परिषद के मेंबर बने। 1980 में महाराष्ट्र बीजेपी में एक बड़ा इन्फेक्शन का दौर था, संक्रमण का वक्त था, वसंतराव भागवत का टाइम था और इसी वक्त में पिछड़े वर्ग को साख में लेकर के राजनीति करने की एक नई संकल्पना रखी थी तब वसंतराव भागवत ने। और उस संकल्पना का नाम दिया गया था माधव यानी माली, धनगर और वंजारी समाज को लेकर के आगे बढ़ने की एक परिकल्पना थी। और इसी नीति में उस वक्त में गोपीनाथ मुंडे बड़े फिट बैठे थे और गोपीनाथ मुंडे वंजारी समाज का चूंकि प्रतिनिधित्व करते थे और इसी बदलाव की धारा में गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक सूर्योदय हुआ। और तब से लेकर के आज तक गोपीनाथ मुंडे ने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। सड़क दुर्घटना अरविंदो चौक में हुई, जहां इस वक्त हम खड़े हैं।
सामने आपको पृथ्वीराज रोड दिखाई देगा। पृथ्वीराज रोड से गोपीनाथ मुंडे अपनी गाड़ी SX4 से आ रहे थे, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और ये जो स्पॉट दिख रहा है यहीं पे उनकी टक्कर हुई इंडिका गाड़ी से। सामने आपको अरविंदो मार्ग दिखाई दे रहा है। अरविंदो मार्ग से इंडिका आ रही थी और इंडिका और SX4 में एक टक्कर हुई, जोरदार टक्कर हुई। उसके बाद अभी पुलिस के अनुसार वो शुरुआती जांच कर रही है और शुरुआती जांच के तौर पर गाड़ियों को तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और इंडिका के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच पूछताछ चल रही है। अभी यही वो स्थान है जहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे को एम्स ले जाया गया जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ नेहा केशरी, इंडिया न्यूज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी, मीडिया को आकर के ये जानकारी दी थी कि गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया है। मिलने के लिए भी पहुंचे थे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में। उस वक्त नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, देखिए आप। हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। उनका एक कार एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को। वो कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी। उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सबके लिए दुखद घटना है। जब वो एम्स में पहुंचे हैं तब ऑलरेडी उनको कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में थे। एम्स के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया है। अभी जो डेथ का जो डिटेल्ड कॉज है वो तो हमेशा पोस्टमार्टम से ही इवैल्यूएट हो पाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उससे जो डेथ का एग्जैक्ट कॉज है वो इवैल्यूएट होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो वो बहुत गंभीर स्थिति में थे। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं यहाँ पर आया और मैंने तुरंत जो है अपने सीनियर लीडर्स को भी इन्फॉर्म किया। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवारजनों को, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। Forward, who could understand the pains of the people and had a vision for India. It's a big loss. Sir, what's the planning for his last rituals and his final darshan and his plan? I think it's best that you get to know this from the BJP Karyalayah, but I think at around 12:30, the homage will be paid at the BJP Karyalayah. Thank you. Okay, thank you, sir. चलिए, 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तस्वीर के जरिए हम गोपीनाथ मुंडे की कुछ उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय गोपीनाथ मुंडे रहे और साथ ही साथ हम केंद्रीय मंत्री के तौर पर जिस वक्त उन्होंने शपथ ली उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में शोक संतप्त परिवार को किस तरह से ढांढस बंधा रहे हैं राहुल महाजन की बहन पूनम महाजन, और वो लोग मुंबई के वोली स्थित गोपीनाथ मुंडे के घर पर पहुंचे हुए थे। बीजेपी नेता शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद है। शाइना एनसी, इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी में क्या चल रहा है? गोपीनाथ मुंडे के जाने को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या आप उनके घर पर गई, वर्ली में जो उनका घर है? यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी हमारे सबसे बड़े नेता थे। ये थे बोलना बहुत कठिन है। रविवार के दिन मैं उनको मिली थी, उनकी बेटी पंकजा को मिली थी और हम लोग बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र में वापस आना चाहते हैं और असेंबली इलेक्शंस में उनकी नेतृत्व हम सबको बहुत ही कम पड़ेगी। आई थिंक दैट ही वाज नॉट जस्ट अ मास लीडर, लेकिन उनके हर बूंद में महाराष्ट्र के प्रति जो प्यार और महाराष्ट्र के प्रति जो प्रगति का भाव था वो हम सबको एक तरफ से बहुत ही कम पड़ेगा। शरण सिद्धू, क्या आपकी बात का मतलब हम ये भी समझे कि महाराष्ट्र बीजेपी ये समझ करके चल रही थी, ये सोच करके चल रही थी, या यूं कहें कि ये फैसला लेकर के चल रही थी कि आने वाले दिनों में 3-4 महीनों के बाद में महाराष्ट्र का जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है वो उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि वो हमारे सबसे बड़े नेता न सिर्फ थे लेकिन उनकी जो सोच और पकड़ थी महाराष्ट्र में वो
अनपैरेलल है बिल्कुल, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने स्टूडेंट इयर्स से उन्होंने संघर्ष किया, एक एक जिला में उनका जो पकड़ था और जो समझ था वो शायद कोई और नेता के प्रति या कोई और नेता के पास नहीं है। और हम जरूर ये एहसास भी करते हैं कि उनकी कमी पार्टी को और उनके परिवार को सिर्फ ये विनंती कि आप शक्ति रखें, भगवान पे विश्वास कीजिए, और उनके जो 3 बेटी हैं, पंकजा जो सक्रिय राजनीति में है, जो हम सबके साथ काम करती है, उनको भगवान शक्ति दे। बहुत शुक्रिया शाइना एनसी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। बीजेपी नेता शाइना एनसी, जिनका ये कहना है कि जबान से निकल ही नहीं रहा कि गोपीनाथ मुंडे थे। और साथ ही साथ शाइना एनसी ने यह भी कहा कि न सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा शून्य है। और महाराष्ट्र बीजेपी तो यह मान करके चल रही थी जो आने वाले समय में 3-4 महीनों के बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो गोपीनाथ मुंडे के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि किस तरह से 1980 में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने गोपीनाथ मुंडे। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में मुंडे को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 12 बजे तक, इससे पहले खबर यह भी आई थी कि 12 बजे तक बीजेपी मुख्यालय पर पार्थिव शरीर लेकर के आया जाएगा, जहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर। और शाम 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होने जा रही है। बैठक में मुंडे को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शोक जताया और उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर, बीजेपी नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर, जनाधार वाले नेता के तौर पर एक ऐसा शून्य छोड़ करके गए हैं गोपीनाथ मुंडे जिसे भरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल बदलाव की धारा में मुंडे 1980 में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने और इस बीच 1985 का विधानसभा चुनाव मुंडे एक बार फिर से कहा यह जाता है कि 1985 में एक बार फिर से उन्हें झटका लगा। लेकिन 1990 के विधानसभा चुनाव में मुंडे ने जिस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित किया और उसके बाद फिर 1995-99 तक उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा। गोपीनाथ मुंडे राजनीति में सफर की शुरुआत प्रमोद महाजन से मुलाकात के बाद हुई। इसके बाद एबीवीपी से सक्रिय तौर पर जुड़ाव हुआ। देश में इमरजेंसी लगी तो नासिक जेल में बंद रहे। इसके बाद 1971 में संघ से सक्रिय तौर पर जुड़ाव हुआ। बाद में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद 12 दिसंबर 1991 से 14 मार्च 1995 तक महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। महाराष्ट्र में मनोहर जोशी के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला। 2009-2014 आम चुनावों में बीड से लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद 2014 में आम चुनाव हुए तो बीड से 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते। मोदी की सरकार बनी तो ग्रामीण विकास मंत्री का पद मिला। कल शाम ही गोपीनाथ मुंडे ने मीडिया से बातचीत की थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना विजन रखा, अपनी दूरदर्शिता रखी, भविष्य के भारत की नींव किस तरीके से रखी जाएगी, अपने इस बारे में अब भविष्य का भारत का रोड मैप किस तरह से तैयार किया जाएगा, ये भी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया। आखिरी इंटरव्यू देखिए गोपीनाथ मुंडे का। इसके बारे में मुझे देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत देरी हो गई। कैबिनेट एक्सपेंशन करने में बहुत देरी हो गई। अब चुनाव 2 महीने पर रहे। आज पूरे 5 साल कांग्रेस ने अपने मंत्री पद खाली रखे। ये गलत था, किसी न किसी को बनाना चाहिए था। अब ये चुनाव नजदीक आया और कैबिनेट में परिवर्तन का कोई मतलब नहीं। सर, आज खबर भी उठी आज कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार हो गए सीएम के लिए, उस पर क्या कहना है? नहीं, ठीक है, शिवसेना का ज्यादा लोग आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं, बीजेपी की तरफ से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए जाहिर नहीं किया, न करने का हमारा सोच है। क्यों महायुति का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का नहीं। जो मुख्यमंत्री होगा तो महायुति का मुख्यमंत्री होता और महायुति के प्लेटफॉर्म पर इसका फैसला होगा। मतलब बीजेपी को किसी प्रकार का कोई नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है किसी से।
गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं के बारे में कहा जाता है कि सियासत कभी उन्हें विरासत में नहीं मिली, जमीन से जुड़ करके उन्होंने काम किया। आरएसएस से जुड़े तो फिर देश सेवा का एक भाव था और उसके बाद फिर आगे बढ़ते ही गए। 1980 से लेकर के 2009 तक लगातार महाराष्ट्र विधानसभा में चुन करके आए। उसके बाद जब केंद्रीय राजनीति का रुख किया तब भी पलट करके नहीं देखा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे हम लिए चलेंगे आपको दिल्ली के एम्स, जहां से मौजूद है मेरे सहयोगी संजय शर्मा लाइव। संजय, एम्स में क्या कुछ चल रहा है? पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा और क्या उम्मीद की जाए? 11 बजे तक उम्मीद अभी तक ये की जा रही थी कि गोपीनाथ मुंडे की फैमिली के जो लोग मुंबई से चले हैं वो पहुंच जाएंगे, और कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? राशिद, इस समय बीजेपी के तमाम कई सारे नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। एम्स के ट्रामा सेंटर में गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले सुधांशु मित्तल यहां पर काफी समय से मौजूद हैं। उनके परिवार के पहुंचने की भी जल्दी संभावना बताई जा रही है। और अभी अभी हमको सूचना मिली है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी कुछ ही समय में यहां पर पहुंच सकते हैं। यहां पर राजनाथ सिंह जी के पहुंचने के बाद में परिवारजन पहुंच जाएं, उसके बाद उसके कुछ करीब 2 घंटे बाद, करीब 12:30 से 1 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय 11 अशोका रोड ले जाया जाएगा। राशिद, ठीक है, आप रहिए संजय शर्मा, आप रहिए। तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, उनकी आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सदमे में परिवार डूबा हुआ है, उस परिवार की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से ढांढस बंधाया जा रहा है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनकी 3 पुत्रियां हैं, पंकजा है,